Hello students, today I am going to teach you about 8th principle. स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको हेनरी फ्योल के बारे में 7th प्रिंसिपल बता चुका हूँ। यहाँ पे 8वें प्रिंसिपल की बात चल रही है। प्रिंसिपल का नाम है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें थोड़ा ध्यान से जानेंगे। सेंट्रलाइजेशन होता है किस अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट ना करना, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है हमारा पावर को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पे कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी अगर हम अपनी जो अथॉरिटी हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उससे हम डिसीजन मेकिंग को क्या है कंसंट्रेशन करके रखें तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। वेयर एज इट्स डिस्पर्सल एमंग मोर देन वन पर्सन इज नोइंग एज डिसेंट्रलाइजेशन। स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम अपनी जो अथॉरिटी है, अपनी जो अधिकार है, अगर हम मोर देन वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, एक से ज़्यादा को अपनी जो अथॉरिटी हैं, अधिकार हैं, वो दे दें तो क्या होगा, वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा अकॉर्डिंग टू फ्योल। अब ये है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा जानेंगे कि जैसे मान लीजिए कंपनी में कई सारे मैनेजर होते हैं, ठीक है। अब अगर उन मैनेजर से जो उनको पावर दे दिए जाएं कि आप अपने डिपार्टमेंट का काम खुद करेंगे, तो वो हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर उनसे ये कह दिया जाए कि जो भी हैं वो चेयरमैन करेंगे, आपको बस काम करवाना है, जो भी ऑर्डर देंगे वो चेयरमैन देंगे, कंपनी का एक ऑनर देगा, तो वो पावर का होता है सेंट्रलाइज करना। देयर इज़ अ नीड टू बैलेंस, तो इसमें इन्होंने बताया है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच बैलेंस होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम और इसी में बात करेंगे अभी आगे। सबऑर्डिनेशन इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, कहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, कहीं पे सेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। इन्होंने बताया है कि जो कार्य पे जो वर्क होगा उस पर डिपेंड माना जाएगा। ठीक है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कर लेना चाहिए। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि अहम फैसला है तो वहाँ पे जो वहाँ का चेयरमैन होगा या मेन पर्सन होगा वो पावर को सेंट्रलाइज कर ले, और जहाँ ऐसा लगता है कि ये वर्कर्स से काम कराने और ये जो छोटे छोटे डिसीजन है ये मैनेजर्स के द्वारा लिए जा सकते हैं, तो वहाँ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर लेना चाहिए। इन विच द कंपनी इज़ वर्किंग इन जनरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ ये देखा गया है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अपनी पावर जो होती है वो उससे क्या रखते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन रखते हैं। और जबकि हम देखते हैं जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ज़्यादातर सेंट्रलाइज करके रखती हैं अपनी पावर को। यानी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में ज़्यादा डिसेंट्रलाइज रखती हैं पावर को, यानी अधिकार दूसरे मैनेजर्स को भी सौंप देती हैं। पर जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सारे अधिकार अपने पास रखती हैं ऑर्डर देने के। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट। एग्जांपल में बताया गया है, फॉर एग्जांपल पंचायत इन अवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर्स टू डिसाइड एंड स्पेंड्स फंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट। अब सरकार क्या करती है, जो गांव की पंचायत होती है उनको पैसा दे देती है और उनसे कहती है अपने हिसाब से खर्च करो, चाहे आप सड़कें बनवाओ, चाहे आप नल लगवाओ, चाहे आप पानी की नहरें निकलवाओ, आप अपने तरीके से, हमने तुम्हें पैसा दे दिया, आप उन्हें अपने तरीके से खर्च करो फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेजेस। विलेजेस के जो भले के लिए होगा उसके लिए आप पैसा खर्च करें। दिस इज़ डिसेंट्रलाइजेशन एट द नेशनल लेवल। तो यहाँ पे जो
गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा, डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखते रहें, इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।